सो चलिए रिज्यूम करें इसको। इधर ही थे ना हम। आप एक काम करो यार, सबसे पहले ना कभी ये फिर इरेज हो जाए, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना इस क्यूआर कोड का, क्योंकि उसके बाद आपको सारी चीजें एक्सेस हो जाएंगी, क्योंकि ये बन पाना फिर थोड़ा सा मुश्किल रहता है। आवाज ठीक है आ रही, ये आए तो मैं भी ले लेता हूँ स्क्रीनशॉट एक। ये आपको क्लैरिटी तो आ गई ना इसमें कि कौन सा कहाँ है, क्या है, कैसे है, ठीक है। चलिए, पावलगढ़, नैनी लेक और नंदौर, कॉर्बेट, राजा जी, ठीक है, ये सारी चीजें, गोविंद, गंगोत्री 90, 89, गंगोत्री 89 ही था ना, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 89 ही था क्या, 89 ही होगा, हाँ 89 ही होगा। ननघोर 12, 88, हाँ इतना ही होगा। ये कोड है, वीडियो को आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं आपको ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, इसी में आपको सारा ये मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, देखिए ये आ गया है, पीडीएफ सारी मिल जाएंगी इसी से आपको। कुछ नोट्स वोट्स आपको नहीं बनाने तो मत बनाना। चलिए ठीक है, अब सही है। अब मुझे लगा है कि सेफ है, मुझे लग रहा था कि कहीं यार ये डिलीट ना हो जाए किसी वजह से। ओके, घंटी की आवाज आ रही है आपको, चलिए रुक जाते हैं 1 मिनट। ठीक है, अब सही है, आ जाओ। सबसे पहले हम नेशनल पार्क ही देख लेते हैं। नेशनल पार्क क्या लिख लिया है मैंने, आप ना देखो रिवीजन कर रहे हो या नहीं, वो अगर ऑफलाइन क्लास होती है तो पता चल जाता है। नेशनल पार्क, और इसके बाद ना जो विंसर है, विंसर का भी इसी से पूरा हो जाएगा। ये आपको लाइट दिख रही होगी बाहर, इसको बंद किया जाएगा, वो इसलिए ऐसे ओपन किया हुआ है ताकि विजिबिलिटी थोड़ी सी सही रहे। अभी लाइट ठीक नहीं हुई है। नेशनल पार्क दिख जाएगा आपको, मैं इधर लिख देता हूँ, है ना, इधर आ जाएगा। चलिए देखिए, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो सबसे कंफ्यूजिंग है, जो सबसे कंफ्यूज आपको ज्यादा करता है, उसी से शुरू करते हैं। देखिए, आपको पता है नंदा देवी देखिए किधर है, ये बाउंड्री पे है एकदम, पिथौरागढ़ और चमोली की। तो ये सपोज इस साइड पिथौरागढ़ है, इधर चमोली है, तो इसको मैं ड्रॉ कर देता हूं, ये है आपका नंदा देवी, नंदा देवी, ठीक। अब इसी के साइड में ऊपर थोड़ा सा इधर आप इसको बना लो, क्या है, वैली ऑफ फ्लावर, वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी, ठीक। तो अब मैं इसको इरेज कर देता हूं, ये तो पॉलिटिकल बाउंड्री हमें नहीं बनानी, हमें कॉन्सेप्ट समझना है क्या है ना। इसको इवन बीच में बनाई क्या यार, फिर गड़बड़ हो जाएगी, इसको बीच में बनाते हैं। समझ तो गए ना मैं आपको कहाँ लेके जा रहा हूँ, उत्तराखंड में। तो ये आपकी क्या है, नंदा देवी, माँ नंदा देवी है, और ये पास में इसको और मैं बड़ा कर देता हूँ, वैली ऑफ फ्लावर, वैली ऑफ फ्लावर। हालांकि सबसे छोटा तो वैली ऑफ फ्लावर बहुत छोटा है, लेकिन मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया है इसको जानबूझ के। दिख रहा है आपको यार, ये सामने से रिफ्लेक्शन आ रहा है इसमें विंडो का। क्या किया जाए, एक सेकंड में फिर इसी को बंद करना पड़ेगा। नाउ आई थिंक इट्स बेटर, हाँ अब ठीक है। तो देखिए कहानी क्या है, पहले इसकी ज्योग्राफी में आपको रिवाइज कराता हूँ, मुझे पता है आपने रिवाइज नहीं की होगी, अगर कर रखी है तो ठीक है, नहीं तो ये वैली ऑफ फ्लावर है, यहाँ से एक नदी निकल के जाती है,
क्या नाम है इसका, बताइए, मन ही मन में बताइए कौन सी नदी है। मैंने आपको नदियां कराई हुई है। अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि रिवर की जो वीडियो है वो नहीं है अपलोडेड है। आप प्लेलिस्ट में जाओगे परीक्षा वाणी की तो है, ठीक है। वैली ऑफ फ्लावर से कौन सी नदी निकलती है, तो फ्लावर को क्या बोलते हैं, पुष्प, यहीं से निकलती है पुष्पावती, पुष्पावती। तो पुष्प से पुष्पावती, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर आपको पता है क्या है, यहाँ पे हेमकुंड साहिब है, हेमकुंड साहिब, सिखिज्म जहाँ पे उनकी आस्था है, जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने यहाँ पे तपस्या की हुई थी। तो यहीं पे एक ताल है, क्या नाम है उसका, देवताल, देवताल, देवताल। इस देवताल से एक रिवर निकलती है। इवन देवताल के पास एक मंदिर भी है। किसका मंदिर है, भगवान राम के भाई लक्ष्मण का, लक्ष्मण, ठीक। तो यहां से एक रिवर निकल के जाती है और वो अलग अलग घाटी है। यहाँ पे ये सपोज वैली है, कोई घाटी है, तो एक घाटी का नाम है भ्यूंगोर घाटी, भ्यूंगार, भ्यूंगार, भ्यूंगोर, ठीक है, जो भी है। तो इसका नाम ये पड़ जाता है, लेकिन आगे चल के ये दोनों मिल जाएंगी, ठीक, और मिलके और आगे बढ़ती हैं। आगे कहाँ पहुंचती है, ऊपर से आ रही है अलकनंदा, ये है अलकनंदा, अलकनंदा से मिल जाती हैं कहाँ, गोविंद घाट पे, गोविंद घाट, ठीक। और इसी रिवर को बोल देते हैं हम लक्ष्मण गंगा, लक्ष्मण गंगा, ठीक है। तो लक्ष्मण गंगा, भ्यूंगोर घाट, पुष्पावती, सब लगभग एक से ही है। आप समझ में आ गया आपको क्या है कहानी। तो वैली ऑफ फ्लावर, ऐसे ही यहां से कौन सी निकलती है, नंदा देवी से। तो माँ नंदा देवी से निकलती है कौन सी रिवर, इसको दूसरे कलर में बना लेते हैं। यहां से निकलती है ऋषि गंगा, ऋषि गंगा। और दो ऋषि गंगा है, एक उस तरफ थी पिथौरागढ़ वाली साइड, उसको ईस्टर्न, इसको वेस्टर्न, और वेस्टर्न नहीं, इसको बस ऋषि गंगा। एक ऋषि गंगा ऊपर भी है बद्रीनाथ टेम्पल के पास में, कंफ्यूज नहीं होना। ऋषि गंगा मेन, इसी को आप याद रखो। और एक रिवर और आती है, क्या नाम है उसका, धौलागिरी से आती है, दूनागिरी की पहाड़ियों से, क्या नाम है उसका, धौली गंगा, धौली गंगा। ये कहाँ मिलती हैं आपको पता है, यहाँ पे एक गांव है, क्या नाम है, रैणी गांव, रैणी, रैनी गांव, जो चिपको आंदोलन है लगभग यहीं से थी गोरा देवी, ठीक। आगे चलती है और चल के कहाँ मिल जाएगी, देखिए इधर मिल रही है, किसमें, अलकनंदा में। कौन सा प्रयाग बनाती है, प्रयाग बनाती है विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग में, ठीक। इसी पे तपोवन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है, तपोवन, तपोवन HEP, आपने देखा होगा 2021 में जो बाढ़ आई थी वो इसी पे आई थी। ऐसे ही विष्णु प्रयाग में भी है पीपल कोटी, आपने नाम सुना, पीपल कोटी। अभी वो चलिए हम डिस्कस करेंगे उसमें, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम में, एनर्जी में। तो ये इसकी थोड़ी ज्योग्राफी आपने समझी। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं, है ना, अदरवाइज ये फिर आपको कंफ्यूज करेगी। मैं देखिए आपको ये सब इसलिए बताता हूं क्योंकि एक सिंपल सी बात है कि मैंने आपको रिवर पढ़ाई, ठीक, आपको मैं नेशनल पार्क भी पढ़ा दूंगा। जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन पूछेगा वो उससे कि नेशनल पार्क के बारे में पूछेगा, फिर पूछ लेगा आपसे रिवर कौन सी निकल के जाती है। तो होगा क्या ना, मैं तो यहाँ से बोल सकता हूँ कि देखिए मैंने तो आपको दोनों चीज पढ़ाई थी, दोनों स्क्रीनशॉट ये रहे, और आपने नहीं किया तो आपकी गलती है। लेकिन जब पता है कि यार दोनों चीज मैंने पढ़ाई है, तो एक बार अगर आप रिवाइज भी कर लोगे मेरे साथ इसी तरीके से, तो आपका जो काम है वो भी यहाँ से बहुत आसान हो जाएगा, है ना। इसमें बहुत अलग अलग सोर्सेज में बहुत ज्यादा वेरिएशन है। अब आप सिंपली इसको एज इट इज याद रखो, कहानी की फॉर्म में बताता हूं मैं आपको, वरना भूल जाओगे। देखिए 1982 में, आपको पता है 1980 में एक एक्ट आया था, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वन संरक्षण अधिनियम 1980। उसमें बोला कि यार वनों को बचाना है हमें। तो उस टाइम पे नेशनल पार्क देश में भी अलग अलग जगह बहुत ज्यादा बचाए गए, और बचाने के लिए सबसे पहले देखा कि आप ना उसको रिजर्व घोषित कर दो। कहीं पे टाइगर रहता है तो आप उसको टाइगर रिजर्व बना दो, क्योंकि अगर शेर है
तो लोग जंगल में जाने से डरते हैं। पेड़ की लकड़ी भी काटने से डरेंगे कि यार अगर हम गए या पेड़ काट रहे हैं आ गया तो सबको निपटा देगा। तो जो जंगली जीव है वो भी एक तरीके से जो पेड़ है, जो वन है, उसका संरक्षण ही रखते हैं। तो इसमें ये बात की गई कि आपको नेशनल पार्क ये सब हमें इन चीजों को बढ़ावा देना है ताकि जो हमारा फॉरेस्ट एरिया है वो थोड़ा सा बचा रहे, जो वन है वो बचे रहे। ठीक, तो कंजर्वेशन के लिए ही 1980 में आया। तो इसके लगभग 2 साल बाद 1982 में इसको भी, और 1982 में इन दोनों को क्या किया, इनको नेशनल पार्क घोषित कर दिया। जैसे नंदा देवी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, बात खत्म। अगर आपसे पूछेगा नेशनल पार्क कब बने, 82। लेकिन इतना आसान थोड़ी है पूछना। यहाँ पे आपने सुना है कोई जंगली जीव रहता है इधर, इधर रहता है कोई, इसमें नहीं रहता ना। इसको क्यों डिक्लेयर किया है आपको पता है? इसको एक्चुअल में जो डिवाइस खो गई थी CIA से, अमेरिका ने और इंडिया ने, IB दोनों मिलके एक इंटेलिजेंस की एक डिवाइस लगाई थी 1960s के टाइम पे। यहाँ पे एक डिवाइस लगाई थी ताकि अगर पास में चाइना कोई परीक्षण करता है तो उसका अमेरिका को पता चल जाए। उस डिवाइस में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स थे। अब वो डिवाइस क्या हुआ, जब वो वहां से उसको इंस्टॉल करके आ रहे थे, वो पहली बात इंस्टॉल हुई नहीं सही से, वो गिर गई और वो खो गई। खोने के बाद मिली नहीं किसी को। तो उससे डर ये था कि यार यहाँ से देखिए ये रिवर निकल के जा रही है, पुष्पावती इधर से, ऋषिगंगा इधर से, आगे मिल रही है अलकनंदा से, अलकनंदा मिल रही है भागीरथी से, भागीरथी आ रही है पूरे उत्तर भारत में, है ना, गंगा बन के, और बंगाल तक जा रही है। तो फिर ये डर लगा कि यार अगर वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लीक हो गई किसी वजह से, तो नदी है पास में, नदी में मिल जाएंगे और धीरे 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 आसपास में सबको कैंसर कर देंगे। अब वो मिले हैं नहीं मिले वो कोई नहीं जानता, लेकिन वो डिवाइस तो नहीं मिली है पक्का। कैसे नहीं मिली है, उसी से हम अपनी कहानी की स्टार्ट करते हैं। देखिए हुआ क्या, जब वो डिवाइस नहीं मिली तो अब इंडिया ऐसा तो नहीं कि अमेरिका को बोल देगा कि आइए आप यहाँ पे आके सर्च ऑपरेशन कीजिए कहाँ है, ऐसे नहीं आ सकता कोई भी देश। तो करते क्या है, कुछ बहाना चाहिए कि चलिए पर्वतारोहण करना है ना, माउंटेनियरिंग करनी है। तो एक दस्ता आया वहां से अमेरिका से, यहाँ पे माउंटेनियरिंग करके गया, नहीं ढूंढ पाया। अब आप पर्वतारोहण करा रहे हो विदेशियों से, देश के भी तो बुरा मान जाएंगे कि भाई हमें भी तो करना है। तो फिर अगर आप भी हो, बाकी के लोग भी हैं, इंडियंस भी हैं, बाकी सब है, तो कोई ना कोई पूछेगा भी कि भाई क्या चल रहा है, क्या मामला है, कौन है, इतने अंग्रेज क्यों है, गोरे क्यों है। तो इसको ना 1988 में 1988 में इंडिया ने इंडिया ने इंडिया ने इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया। मुझे पता है आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ जाएगा, बायोस्फीयर रिजर्व किसने किया, इंडिया ने, इंडिया ने। ठीक, क्यों किया, क्योंकि विदेशी जो संस्था है 1988 में यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया था। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट 88 में, और 88 में ही बायोस्फीयर रिजर्व। क्या कि भाई अब क्या है कि आप लोग ढूंढ रहे हो ना, तो आप इधर ही मत ढूंढो, हो सकता है इधर गिर गई हो, तो हम इसका थोड़ा सा एरिया बढ़ा देते हैं और ये पूरा क्या हो गया है, एक बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक, बायोस्फीयर रिजर्व है और यूनेस्को ने भी रिकॉग्नाइज किया है। तो जो विदेशी लोग हैं वो भी यहाँ के देख सकते हैं कि अच्छा ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, देखते हैं इसमें क्या हेरिटेज है। कुल मिला के उसके नाम पे बाहर की टीम को यहाँ पे बुलाना, इसमें सर्च ऑपरेशन कराना, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं। ठीक, पढ़ा भी है, अब थ्योरी है भाई, देखो सही गलत कोई नहीं जानता। ये स्थिति थी 1988 तक। ठीक, फिर 1993 में इंडिया भी अपना आर्मी इंजीनियरिंग यूनिट भेजता है, उसमें भी बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन हाथ किसी के कुछ लगा नहीं। ठीक, 88 तक बात समझ में, कंफ्यूजन मुझे पता है कहाँ आएगा। अब क्या होगा, अब जब यहां भी नहीं मिला, इधर भी ढूंढ लिया कि भाई पहले इस पे ढूंढ रहे थे नहीं मिला, फिर इसका एरिया भी बढ़ा दिया बायोस्फीयर बना के, नहीं मिल रहा, तो ये क्या करते हैं कि भाई इसका एरिया और बढ़ा दो, इसमें वैली ऑफ फ्लावर भी ले लो, है ना। अब क्या है, फूलों की घाटी भी इसी में आ गई कि चलिए फूलों की घाटी में भी डिवाइस जा सकती है। आप देख लो एक बार सही से,
है ना। तो इसको हटा के इन्होंने इस पूरे को ही एक तरह से क्या किया, बायोस्फीयर रिजर्व ही हो गया, बड़ा बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। चलिए अब क्या होगा, अब इतना बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व तो इंडिया ने तो कर दिया, अब नंबर किसका था, यूनेस्को का। तो इंडिया ने 2001 में इसका एरिया बढ़ा दिया, एरिया इंक्रीज कर दिया ताकि वैली ऑफ फ्लावर भी इसमें आ जाए, आ गया इसमें। तो अब लोग यहाँ भी जा सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या आ रही थी कि भाई यूनेस्को ने डिक्लेयर नहीं किया है, यूनेस्को ने नहीं किया है तो विदेशियों को आने में थोड़ी सी दिक्कत है। तो 2004 में यूनेस्को इसको मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व जो मैप प्रोग्राम है उसमें इसको शामिल कर लेता है। ठीक, इंडिया में टोटल बायोस्फीयर रिजर्व 18 हैं, लेकिन उसमें से शायद 11 या 12 ही हैं जो यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किए हुए हैं, तो उसमें से एक ये भी है। ठीक, क्या नाम है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। अब नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में ये सब आता है। ठीक है, तो टोटल एरिया इन्होंने कवर कर लिया मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के तहत। ठीक, कब, 2004 में। अब एक कंफ्यूजन हो रहेगा, एक नाम और आता है क्या, कि देखिए ये तो कर लिया, लेकिन इसमें ये क्या है, अभी नेशनल पार्क ही था, ये इसका एरिया तो बढ़ गया, सब कुछ इसमें होने लगा। इसको यूनेस्को 2005 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर कर देता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये है कंफ्यूजन, ये जो आपको ईयर में कंफ्यूजन होता है ना, वो यही था कि यार 82 में बना, 88 में क्या हुआ, 5 में क्या हुआ, ये है पूरी इसकी कहानी। आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या है, कैसा है, कितना है। ठीक, कुल मिला के मतलब डिवाइस ही ढूंढ रहे हैं, अभी भी मिली है नहीं मिली है पता नहीं। ठीक, चलिए, तो 2 नेशनल पार्क आपके हो जाते हैं, कहां से, यहां से, ये दोनों। अब ये कौन सी स्पेसीज के लिए है, प्रजाति के लिए, कोई ऐसी स्पेसिफिक प्रजाति नहीं है, कुछ नहीं है। अस्कोट भाई मस्क डियर के लिए है, ये हाथी के लिए है, राजा जी हाथी के लिए है। और मजेदार चीज पता है क्या, हाथी की जो सेंसस हुई है उसमें सबसे ज्यादा हाथी रामगंज इसमें है, कॉर्बेट में, इसमें इतने नहीं है। लेकिन ये फेमस किसके लिए है, हाथियों के लिए है, ये टाइगर के लिए फेमस है। ठीक, गोविंद पशु विहार ये किसके लिए है, तो ये दोनों ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्नो लेपर्ड के लिए है। गंगोत्री भी, क्योंकि यहाँ पे तेंदुआ घूम रहा है तो इधर नहीं आएगा क्या, इधर भी आएगा, इधर भी आता है। ठीक, चलिए आया समझ में। तो गंगोत्री, गोविंद, राजा जी और रामगंगा। ठीक, अब एक काम करते हैं, अब आपकी परीक्षा वाणी इंपोर्ट कर लेते हैं, और परीक्षा वाणी से जो थ्योरी लिखी हुई है, अदरवाइज आप बोलोगे कि सर, कुछ लोग बोलते भी हैं कि सर परीक्षा वाणी की पीडीएफ भी आप इंपोर्ट करके पढ़ा दिया करें, सिर्फ ऐसे ही नहीं। परीक्षा वाणी, यूके वाणी, ये है अपनी। चलिए अब इसको पढ़ लेते हैं, इसमें जितने नेशनल पार्क की जो डिटेल्स दी हुई है, जो मुझे ऐड ऑन करना है वो मैं करता रहूंगा, आप भी पढ़ लेना, और साथ ही साथ इसको हम पढ़ते रहेंगे। ठीक, इसके बाद अभी काम बहुत ज्यादा है, सारे पेड़ देखने हैं कि पेड़ की क्या विशेषता है, क्या मिलता है, ऐसे ही जो आंदोलन हुए हैं उसको देखना है, वन के जो प्रबंधन है उसको देखना है, कैसे मैनेजमेंट होता है, वन पंचायत क्या है, सर्किल क्या होती है, रेंजर कौन होता है, वन रक्षक कौन है, बीट कौन होता है ना, चौकीदार, और कौन बचता है आपका, यही सब है। चलिए, समझ तो आ ही रहा होगा आपको, आराम आराम से समझते चलना है यार, आराम से हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इतने लेक्चर हो गए, आपको लगा है कि यार कुछ बहुत आपने ऐसा पढ़ा है कि दिमाग खराब हो गया है, धीरे 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 आपको पता भी नहीं चल रहा है कि सब इसी में हो जाएगा। चलिए, और टेस्ट सीरीज का जो आप लोग पूछ रहे थे, तो 15 अगस्त सिंपल, इंडिपेंडेंस डे, कोर्स, ये सारी इन चीजों से आज़ादी मिलेगी आपको, लेकिन टेस्ट सीरीज में आपको लग जाना है, टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, हार्ड कॉपी में उसको सोल्व करना, सॉफ्ट कॉपी मत उठाना, वरना यूजफुल नहीं रहेगी। मन बहलाने के लिए तो अच्छी है कि ठीक है हमने टेस्ट दिए हैं इतने, बट आपको सही से अगर करना है तो उसी में करना पड़ेगा। देखिए इसमें क्या हो गया, ये अपना हमने देख लिया था प्रशासनिक ढांचा, भौगोलिक परिदृश्य, नदी, ताल, झील, ठीक है,
अब 1 चल रहा है अपना 1। इसमें तो डैम आएंगे आपके, इसमें हाईवेज वगैरह पूछता है, ठीक है। ये 2 इसमें हो जाएंगे, ये आज हो जाएंगे आपके तीनों, ये 3 आज हो गए, ठीक। ये 2 भी हो गए कल, ये आज ही हो जाएंगे दोनों, चलो इसमें भी नहीं है कुछ। देन आपका बचता है क्या, इकोनॉमी के 2-3 चैप्टर और सांस्कृतिक क्षेत्र। चलिए, तो कहाँ है इसमें 177? चलिए, वन जीव संरक्षण, वन पंचायत, आ जाओ। ये नेशनल पार्क आपको दिए हुए हैं, वन्य जीव संरक्षण। अब इसको देख लो भाई, क्या है। सबसे पहले कॉर्बेट, कॉर्बेट किधर है, कॉर्बेट, तो कॉर्बेट नेशनल पार्क, मैं यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ से निकाल के। तो पहला है, एक्चुअल में ये उत्तराखंड का या इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है, ठीक। ये कंजर्वेशन साइट है। इसको पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जानते थे, हेली। अब हुआ क्या, हेली कौन थे, हेली ये उत्तर प्रदेश के उस टाइम पे गवर्नर थे, और उत्तर प्रदेश में ही उत्तराखंड आता था, तो इसलिए उन्हीं के नाम पे इसको रख दिया। फिर बाद में इसका नाम जब देश आजाद हुआ तो रामगंगा रखा, राम गंगा। फिर उसके बाद रखा कि यार जो बहुत अच्छे कंजर्वेटर थे उनका नाम था जिम कॉर्बेट, उन्होंने बहुत योगदान दिया इधर, तो जिम कॉर्बेट इनका नाम फिर से बदल के रख दिया गया। अब फिर से अगर योगी बाबा आएंगे इधर उत्तराखंड में, अगर उनका दौरा होता है तो इसका नाम रामगंगा होना ही है। देखो नाम में भी राम आ रहा है, गंगा भी आ रहा है। जिम कॉर्बेट अंग्रेजों के नाम पे तो आना ही नहीं है, ठीक है, रामगंगा इसका हो ही जाना है पक्का। अब क्या है, इस पे केंद्र सरकार ने भी अभी आपत्ति दर्ज की थी कि हाँ भाई इसका नाम इसके नाम पे नहीं, रामगंगा के नाम पे होना चाहिए। लेकिन उसके बाद उनकी सहमति कुछ बन नहीं पाई। लेकिन अभी अगर योगी जी आ जाए तो उनकी सहमति बनी बनाई है, वो कर देंगे इसको, ठीक है। चलिए, देखिए इसमें क्या है, कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में राज्य की तत्कालीन गवर्नर, गवर्नर ही थे ना सर हेली, इनके नाम से हेली राष्ट्रीय उद्यान, भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का भी, अच्छा मुझे भी, इंडिया प्लस एशिया, भाई पूरे एशिया में सबसे, पूरे एशिया में इसका नाम पूरे एशिया का भी प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये फर्स्ट है, नॉट ओनली इन इंडिया बट इन एशिया ऑल्सो। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम रामगंगा, ठीक है, और 1957 में इसका नाम जिम कॉर्बेट के नाम पे रख दिया गया, ठीक। कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसका एरिया कितना है, 520, ठीक। ये किस बॉर्डर पे है, तो मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था कि देखिए इधर ये पौड़ी और नैनीताल इस वाले रीजन में है, दोनों में शेयर करता है। लगभग पौड़ी में 300 के समथिंग है, और 60% मतलब किस में है, पौड़ी में है, और 40% किस में है, आपका नैनीताल में है। तो 60 और 40, तो टोटल 500 है। इसमें से 300 आप मोटा मोटा याद रखो कहाँ है, पौड़ी में है, और इसका जो 40% एरिया है मतलब 200 है लगभग किसमें, नैनीताल, नैनीताल। इस पार्क में प्रवेश के लिए नैनीताल जनपद के डिकाला में प्रवेश द्वार माना जाता है। तो डिकाला, डिकाला रामनगर है, रामनगर से ही आप डिकुली, डिकाला, वहीं से इसका एंट्री गेट है, ठीक है। डिकुली बोलते हैं वहां, तो डिकाला इन्होंने लिखा हुआ, चलिए डिकुली बोलते हैं वैसे, डिकुली। नेक्स्ट, यह है नगर पालिका रामनगर, नैनीताल के काफी निकट है, हाँ रामनगर में ही है, और उत्तराखंड का प्रथम पशु क्वारंटाइन स्थापित किया गया था, तथा पार्क में मध्य पाटली दून भी स्थित है। ये चीज अच्छी है,
इसको ध्यान रखो। यही तो इंफॉर्मेशन है जो आपको काम आती है, क्योंकि 2024 में क्वेश्चन पूछा था कि राजा जी में कब एंट्री की हुई, टाइगर रिजर्व कब बना है। ठीक, तो देखिए यहीं पे आप लिखते रहना। रामनगर पास में है इसके, रामनगर, तो चलिए रामनगर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये पहला फर्स्ट पशु एनिमल क्वारंटाइन सेंटर। अब क्वारंटाइन तो आप समझ गए होंगे, कोविड के टाइम पे सब हुए थे। ठीक, और इसी के मध्य पाटलिदून भी स्थित है। पाटलिदून इसी के बीच में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। वो क्या करेगा ना, अगर उसको टफ क्वेश्चन बनाना है तो वो पूछेगा कि डैश इज अ नेशनल पार्क, मतलब ये एक नेशनल पार्क है जिसके मध्य पाटलिदून स्थित है। इसको प्रथम क्वारंटाइन सेंटर भी बनाया गया, और डिकली इसकी एंट्री गेट है, और रामगंगा इससे फ्लो होके जाती है, तो इसका नाम बताइए, है ना। इस तरीके से पूछ सकता है, तो ध्यान रखना। चलिए, है ना। 1 नवंबर 1973 को इसे भारत का पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। तो ये प्रोजेक्ट टाइगर जब चला था ना 1973 में, प्रोजेक्ट टाइगर, उसके तहत यहीं से उसकी एक तरह से स्टार्ट हुआ था। पार्क में शेरों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई, इसमें हाथी परियोजना में भी शामिल किया गया। तो एक 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर, और 1992 में आपने सुना होगा 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट हमने स्टार्ट किया था, तो वो भी इसी में शामिल है। क्योंकि इसमें आपको पता है एलिफेंट भी बहुत है, हाथी भी बहुत है। ठीक, इस पार्क में लगभग इतने पक्षी हैं, ये याद नहीं रखने, इतने सांप हैं, इतने स्तनधारी हैं, बढ़ भी तो सकते हैं। ठीक है, हिरन है, बाघ है, अजगर है, मशीर है, सांबर है, काकड़ है, चीतल है। ठीक है, ये सब क्या है, हिरन, एक हिरन की ही प्रजाति है डियर की, उसी को मस्क डियर कहीं पे, चीतल कहीं पे, बारहसिंगा कहीं पे, दुनिया भर के नाम है उसके। अब क्यों है, आप ये बताइए, इसका मेन रीजन क्या है। आपको पता है कि देखिए ये क्या है, ट्रांजिशन एरिया है। यहाँ पे आपको पता है कि वेजिटेशन ठीक ठाक है, और यहाँ पे घास होती है। अब घास है तो उसे ये जानवर खाएंगे, हिरन वीरन वीरन, इनका खाना पीना है, तो ये इसमें रहेंगे। इनको कौन खाएंगे, इनसे बड़े जीव, जैसे ये तेंदुआ वगैरह, तो तेंदुए भी इसी में रहेंगे। अब हाथी है, वो तो वेजिटेरियन ही है, तो उसको खाने के लिए लगभग कितनी घास खाता है, 100 किलो से ऊपर खाता होगा, कम से कम 100-150 किलो खाता है एक दिन में। तो उसको ऐसी जमीन चाहिए, ऐसी एरिया चाहिए जहाँ पे इतनी फर्टिलिटी हो कि आज वो 150 किलो यहाँ पे घास खाई, कल को कहीं और खा के जाएगा, तो जब तक वापस घूम के आए कि वो बढ़ जाए। अगर बढ़ेगी नहीं तो हाथी भूखे रह जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे आपने सोयल वाले चैप्टर में पढ़ा है, यहाँ पे जो मिट्टी है बहुत फर्टाइल है, फर्टिलिटी सबसे ज्यादा है। तो वो इसीलिए है क्योंकि फर्टिलिटी ज्यादा है, फर्टिलिटी है तो वेजिटेशन है, उसकी वजह से वाइल्ड लाइफ है, और ये सब चलता है। ठीक है, ध्यातव्य है कि राज्य में सभी उद्यानों में सर्वाधिक पर्यटक इसी में आते हैं। ठीक है, इसके बाद राजा जी और फूलों की घाटी में आते हैं, तो सबसे ज्यादा टूरिस्ट भी, क्योंकि टूरिस्ट क्या है भाई, दिल्ली से आते हैं ज्यादातर, दिल्ली एनसीआर, सैटरडे संडे रामनगर एंट्री लगभग चौक कर देते हैं, बिल्कुल बहुत भयंकर। और आप देखो बड़े बड़े 5 स्टार होटल जो पूरे उत्तराखंड में शायद कहीं और नहीं भी हो, यार देहरादून में भी नहीं होंगे, यहाँ पे पूरी रेंज बनी हुई है, हल्दीराम, कुंदन और बीकानेर वाला, साथ ही साथ ताज, रेडिसन, दुनिया भर के जितने भी 5 स्टार होटल लगभग सब यहाँ पे हैं, क्योंकि बाहर से आते हैं, दिल्ली से, इधर से, आसपास से, तो वो सब अपना सैटरडे संडे इधर ही मनाते हैं। ठीक, अब ये सबका अपना अपना है, मतलब किसी को वहाँ मजा आता है, क्योंकि जिसने नहीं देखा तो उसे तो मजा ही आएगा। आप लोग, हम लोग इधर जहाँ हम रहते हैं दिन भर यही सब देखते हैं, तो हमें क्या है, हम यहाँ पे जाके तो बहुत ही कम लोग जाते हैं, इधर से आसपास के लोग बहुत कम रहते हैं, दूर से ही आते हैं ज्यादातर। ठीक है, अप्रैल 2012 में इस पार्क के चारों ओर, अच्छा एक चीज और, यहाँ पे तो डेस्टिनेशन वेडिंग का भी बड़ा सीन चल रहा है, शादी होती ही रहती है। इवन आप अगर अभी फोन करके सर्च भी कर पूछोगे भी ना, तो आपको
शायद डेट वो अवेलेबल कराएंगे भी नहीं कि सर बिल्कुल फुल चल रहा है ये, अभी से लगभग 6 7 8 महीने बाद वाली डेट में, इतना भयंकर रहता है इधर। ठीक, 2012 में इस पार्क के चारों ओर 500 मीटर के क्षेत्र को साइलेंस जोन घोषित कर दिया गया। तो सपोज ये पार्क है तो इसके आसपास 500 मीटर का जो एरिया है इसको साइलेंस जोन, मतलब क्या कि आप यहाँ पे कोई भी ऐसी एक्टिविटीज नहीं कर सकते जो शोर मचाती है, क्योंकि उससे वन्य जीव को थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता है। आप अगर जंगल में जाते हैं तो आपने बोर्ड लगे हुए नहीं देखे कि कृपया हॉर्न ना बजाए, वन्य जीव या फिर ये रास्ता क्रॉस कर रहे हैं, इस तरीके से लिखा रहता है ना, या फिर वन्य जीव प्रभावित क्षेत्र, कृपया धीरे चले, हॉर्न का कम उपयोग करें, इस तरीके से है कुछ लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो इसीलिए कि भाई ज्यादा शोर शराबा करोगे बेचारे वो आपके घर आ जाएंगे तो आपको दिक्कत होती है। आप उनके घर में घुस रहे हो तो कम से कम जो उनके कायदे कानून है उस हिसाब से चलो। 2013 में इस पार्क में बाघों की रक्षा हेतु केंद्र की सहायता से 118 सदस्यीय स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया। तो इसको भी लिख लो भाई, स्पेशल टाइगर रिजर्व फोर्स, स्पेशल टाइगर रिजर्व फोर्स STRF वो बनाई गई 2012 में। ताकि क्यों बनाई गई, क्योंकि देखिए 2010 में ना एक ग्लोबल टाइगर फोरम बना था, ग्लोबल टाइगर फोरम, उसने बोला कि हमें T*2 करना है, T2 करना है, कि टाइगर की जो पॉपुलेशन है अगले 10 साल में मतलब 2020 तक हमें डबल करनी है। और उसको डबल करने के लिए इंडिया, भाई इंडिया में सबसे ज्यादा है तो इंडिया बहुत जरूरी है। और इंडिया में भी जहां जहां है भाई, कॉर्बेट में है तो कॉर्बेट, इसीलिए यहाँ पे टास्क फोर्स वगैरह बनाई गई। ठीक, संख्या डबल हुई भी यार, ऐसा नहीं है, बहुत पॉपुलेशन होगी अब टाइगर की, ठीक ठाक टाइगर है। कितने हैं, 3600 के समथिंग है। पहले तो लगभग 800 900 रह गए थे एक टाइम पे, और स्टार्टिंग में शायद 8 10 हजार होते थे। तो उसके बाद से जैसे ही सरकार ने अच्छे इनिशिएटिव लिए तो हमारे यहाँ शेर और ये टाइगर दोनों की संख्या ठीक ठाक बढ़ रही है, सरकार ने बढ़िया काम किया है। ठीक, चलिए, तो 2013 में इस पार्क के बाघों की रक्षा हेतु केंद्र की सहायता से ये बनाई गई। अब मैं नई वाली परीक्षा वाणी और देख लेता हूँ, उसमें कुछ अपडेट एक्स्ट्रा है। इस बुक में भी जो लेटेस्ट अपडेटेड है उसमें भी इतना ही दिया हुआ है ना, तो कुछ ज्यादा अपडेट तो है नहीं। चलिए देखिए, ये अपना होता है यहाँ से कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, ये तो कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसी में टाइगर रिजर्व देखिए होता क्या है ना, जैसे ये है, ये आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क है, तो इसी रीजन में यहाँ पे आपको पता चलता है कि यार यहाँ पे टाइगर बहुत रहते हैं। ठीक, तो आप इसको क्या कर दोगे, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व आपने इसको घोषित कर दिया। एक शब्द आपने सुना होगा, निशे, 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 ये एनवायरनमेंट का शब्द है ना, क्या होता है निशे, चलिए बताइए, आपने एनवायरनमेंट में पढ़ा होगा, सोच के देखिए एक बार। देखिए निशे क्या होता है, सपोज आप लोग हो, मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ, आप लोग हो, आप अभी देहरादून में रह रहे हो, देहरादून में या फिर आप कहीं भी रह रहे हो, जिस भी आप रीजन में रह रहे हो, सपोज घर में हो, अब घर है आपका, उस घर के बाहर आप ज़्यादा से ज़्यादा एक पास में दुकान होगी भाई, 500 मीटर पे कोई दुकान है, आप वहाँ तक जाते हो। ऐसे ही कोई चाय की टपरी वगैरह है, आप चाय वाय पीने चले जाते हो, वहाँ जाते हो। आसपास में कहीं किताबें खरीदने चले जाते हो। ठीक है, तो वही है आपका कि ज़्यादातर मीन्स 90% आपका टाइम उसी क्षेत्र में निकल जाता है। तो भाई आप घर हो, घर से बाहर जो भी लोग रहते हैं उनसे मिलने चले जाओगे, साथ ही साथ आप चाय पीने चले जाते हो, अगर आप स्टूडेंट हो तो पास में लाइब्रेरी है, आप वहाँ चले जाते हो। तो उस आसपास के रीजन को क्या बोलते हैं, निशे, निशे। अब ये निशे दो तरह के होते हैं, एक तो होता है फंडामेंटल निशे, फंडामेंटल, और एक होता है एक्चुअल या फिर रियलाइज्ड, रियलाइज्ड, रियलाइज्ड निशे, या फिर एक्चुअल, एक्चुअल से आपको समझ में आएगा। तो एक्चुअल में आप अभी रह कहाँ रहे हो, आप जिस भी रीजन में रह रहे हो, सपोज आप लाइब्रेरी जा रहे हो, घर पे रह रहे हो, चाय की दुकान पे जाते हो, कहीं दुकान पे सामान खरीदने जाते हो, दूध वाले के पास जाते हो, तो बस वहीं पे आपका ज्यादा टाइम निकल रहा है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप अगर देहरादून में हो तो करणपुर में ही आपको चीजें मिल जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई देहरादून आपसे कोई दूर है, वो पूरा देहरादून आप ही का है। जब चाहे आप बाइक से, स्कूटी से, विक्रम चलते हैं वहां पे, विक्रम से
आप कार से किसी भी चीज से पूरे देहरादून में भी ट्रेवल कर सकते हो। भाई आपको गुच्चू पानी जाना है आप जा सकते हो, आपको टपकेश्वर जाना है वहां जा सकते हो, आपको अगर मालसी डियर पार्क जाना है तो वहां जा सकते हो, माल देवता जाना है तो वहां जा सकते हो, कोई रोक थोड़ी रहा है आपको। तो एक्चुअल में आपका जो निशे है, तो करणपुर देहरादून का एक पर्टिकुलर रीजन है, जबकि आप पूरे देहरादून में भी घूम सकते हो। वो आपका फंडामेंटल है, मूल कि आप पूरे में कहीं भी जा सकते हो, लेकिन एक्चुअल में बस आप 90% ही, ज्यादातर आप इधर ही जा रहे हो। ठीक, ऐसे ही टाइगर का भी है। भाई टाइगर को हमें पता चला कि यार ये एक्चुअली 40-50 या 70-80% यहीं रहता है, इधर पानी पीता है इस वाले तालाब में, इधर जाता है, इधर से वापस आ जाता है, इधर इसको शिकार मिल जाता है, इधर मिल जाता है, बस इधर ही घूमता रहता है। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि वो इधर नहीं जा सकता, इधर भी जा सकता है। ये उसकी पूरी एक रेंज है। तो एक ही नेशनल पार्क में हम एक छोटा सा पार्ट डिक्लेयर कर देते हैं कि भाई ये टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे टाइगर की बहुलता आपको मिलेगी। और ये पूरा तो ये नेशनल पार्क है ही, नेशनल पार्क है, ये रिजर्व भी है पूरा, ऐसा नहीं इसमें आप चले जाओगे, लेकिन विद सम लिमिटेशन। समझ में आ गई बात? बस यही है। ऐसी एक चीज आपको कंफ्यूज करती होगी कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना। नेशनल पार्क आपको पता है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक, बायोस्फीयर रिजर्व, ये तीन चीज है। ठीक, ऐसे ही आपने सुना होगा एक नाम रिजर्व फॉरेस्ट, एक होते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो आप ऐसे समझो इनमें क्या अंतर है। आपको मैं कितनी थ्योरी कहानी समझाता रहूं आपकी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आपने पढ़ रखा है सब। ठीक, मैं आपको एकदम इजी वे में 100% सुरक्षा मिल गई। ये आरक्षित है, रिजर्व, रिजर्वेशन, जैसे रिजर्वेशन आप देते हो कि भाई 100% रिजर्वेशन है, तो इसका मतलब क्या है कि कोई और बच्चा या कोई और कैटेगरी इसमें आ ही नहीं सकती। ठीक, इसको आप, मैं डेटा से समझा रहा हूं, इसको आप समझो 80% सरकार, 20% लोग। तो लोग क्या कर सकते हैं भाई इसमें, अगर किसी को अपने पशु चराने हैं तो चरा सकता है, कुछ लकड़ी उकड़ी पड़ी हुई है उठा के ला सकता है, काट नहीं सकता। ऐसे ही रिसर्च, टूरिज्म, ये सब तो चलता ही रहेगा। ठीक, अब आपसे पूछे शिकार, तो शिकार तो आपको कहीं भी नहीं करने देगी। ठीक, सिंपल सी बात है। तो सिंपल 80-20 मतलब 20% तक आपके पास अधिकार है, ऐसे समझो। नेशनल पार्क, नेशनल पार्क क्या होते हैं देखिए, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसी एक स्पेशीज के लिए बनाई जाती है कि हमें इसका संरक्षण करना है। जैसे अस्कोट किसके लिए है, मस्क डियर के लिए है, मस्क डियर के लिए है, तो इसमें आपको टूरिज्म के लिए अलाउ करेगी। ठीक है, आप टूरिज्म यहाँ पे कर सकते हो। ऐसे ही आप रिसर्च ऑब्वियसली यहाँ पे कर सकते हो, शिकार कर सकते हो नहीं, इलीगल कोई कटाई कर सकते हो नहीं। ठीक, तो आप ज्यादा जिसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, बस घूम फिर सकते हो, आ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें नेशनल पार्क में, तो नेशनल पार्क भी लगभग सेम ही है, लेकिन इसमें रेस्ट्रिक्शन थोड़ी सी ज्यादा है कि आपको एंट्री पे भाई एक एंट्री पॉइंट मिलेगा, आपको चेक कराना होगा, चेक पॉइंट होंगे, पर्ची बनेगी, आपकी मॉनिटरिंग के लिए भी अंदर कुछ लोग होंगे। तो लगभग ये चीज ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जब राज्य सरकार बनाती है, इसको राज्य सरकार बनाती है, और जब उसको लगता है कि अब ये हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुकी है, इसमें हमने सारी एक्टिविटीज़ कंट्रोल कर ली है, तो फिर इसको बाद में नेशनल पार्क में कन्वर्ट कर दिया जाता है, अगर राज्य सरकार चाहे तो। तो इसमें थोड़ी सी और रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा रहती हैं। ठीक, तो इसमें शिकार ये तो इलीगल तो कुछ कर ही नहीं सकते, शिकार पोचिंग के लिए आपको कभी अलाउ नहीं करेगी, पेड़ काटना आपको अलाउ नहीं करेगी। ठीक है, तो आपके अधिकार इसमें बहुत सीमित है। इसमें थोड़े से लोगों को अधिकार होते हैं कि थोड़ी लकड़ी वकड़ी अगर पड़ी है, कोई पौधा वौधा है, तो उसको लेके आ सकते हैं, मतलब बहुत लिमिटेड परमिशन के बाद। अब नेक्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। अब बायोस्फीयर रिजर्व में देखिए 3 तरह की कैटेगरी है, एक है कोर, फिर उसके आसपास वाला रीजन बफर, और उसके और थोड़ा दूर रीजन होता है ट्रांजिशन। तो देखिए कोर एरिया में तो सिर्फ रिसर्चर को ही ये जाने देते हैं, बाकी को नहीं जाने देंगे। ठीक, ऐसे ही ये जो बफर वाला रीजन है, इसमें टूरिस्ट जा सकते हैं, रिसर्चर तो जा ही सकते हैं, और थोड़ा बहुत और बहुत
थोड़ा बहुत ही यहाँ पे आपको परमिशन देते हैं, बस टूरिज्म आप देखने जा सकते हो। बट ये जो इसके आउटर वाला रीजन है ट्रांजिशन, इसमें आपको लिमिटेड एक्टिविटीज करने देते हैं कि अगर किसी के खेत हैं तो भाई खेती कर लो, अगर किसी का पशुपालन किसी ने कर रखा है उसको करते रहिए, आपको चराना है तो आप चरा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़ी कॉमर्शियलाइज्ड यहाँ फार्मिंग कर रहे हो, वैसा नहीं, आपको करने देते हैं लेकिन सस्टेनेबल तरीके से। तो ये है बायोस्फीयर रिजर्व। अब आप डिसाइड कर लो कि इस पे कितनी रेस्ट्रिक्शन है। तो ये 180, इस पे आप बोल सकते हो 70, इस पे 40%, और इसमें डिपेंड करता है कि किस तरीके से। समझ में आ गया बात? चलिए, हम कहाँ थे? कॉर्बेट टाइगर रिजर्व हमने देखा। अब इसके बाद अगला कौन सा इसमें दिया हुआ है? नेक्स्ट है राजा जी। राजा जी पे भाई ध्यान रखना, 2024 में इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक, यूपीपीसीएस सॉरी यूकेपीसीएस ने। तो राजा जी टाइगर रिजर्व, अच्छा राजा जी से पहले यार गोविंद है, तो गोविंद कहाँ है? गोविंद आप अगर देखते हो तो गोविंद इधर है ना, यहां पर है गोविंद। अब गोविंद नेशनल पार्क भी है और इसी से जुड़ी हुई है, इसी के अंदर है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक, ये एक ही साथ होती है। अब इसमें आपको डेट का कंफ्यूजन है, तो भाई 1955 में ये गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी, तो काफी पुरानी है। फिर बाद में इसी का थोड़ा एक एरिया काट के डिक्लेयर कर दिया गया है कि ये क्या है, कि भाई ये आपका गोविंद नेशनल पार्क है। मींस यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से थोड़ी सी और ज्यादा रहेंगी, ये थोड़ा सा और स्पेशल जोन हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्नो लेपर्ड मिलता है, हिम तेंदुआ वो मिलता है। ये कब किया नेशनल पार्क? 1990 में। आपकी किताब में अगर 1980 दिया हुआ है तो इसको ठीक कर लेना, है ना। चलिए, इन्होंने काट के 80 किया हुआ है, 80 नहीं ये 90 है, 90 में ही इसको ऑफिशियली किया गया था। यह उद्यान उत्तरकाशी में है, पता चल गया आपको। कितने एरिया में है? 472, तो मीन्स कॉर्बेट से कम है। ये टोन्स नदी का उद्गम क्षेत्र है। तो टोन्स आपको पता है कि भाई देखिए, नटवार नाम की जगह से टोन्स बनती है, टोन्स इधर से यमुना है, तो यमुना और टोन्स की घाटी में है, ये भी हमें समझ में आया। अब आगे है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून के, इस उद्यान का संचालन होता है। तो जो राजा जी का संचालन होता है वो कहाँ से होता है? देहरादून से। तो इसका भी संचालन वहीं से करते हैं। यहाँ पे भालू मिलता है भूरा, हिम तेंदुआ मिलता है, काला भालू भी मिलता है, और मोनाल, ये ठीक है, ये सब मिलता है। पेड़ कौन से हैं? भोजपत्र, देवदार, बांज, ये सारे पेड़ मिलते हैं बस गोविंद नेशनल पार्क। उसके आगे नंदा देवी नेशनल पार्क, जो हमने पहले किया, नंदा देवी और फूलों की घाटी। तो नंदा देवी कहाँ है? चमोली में है, 624 इसका एरिया है। 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पे भालू वगैरह ये सब मिलते हैं, और 1988 में इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया। मुख्यालय कहाँ है इसका? पास में ही, जोशीमठ में। ऐसी चमोली में दूसरा भी है, फूलों की घाटी, ये बहुत छोटा है। इसके पास गंधमादन पर्वत, नर पर्वत, ये सारे हैं। फूलों की घाटी है ही, पुष्पावती रिवर यहाँ से निकलती है। 2005 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया। पुष्पावती नदी निकलती है जो कि कामित पर्वत से निकलती है, ठीक। इसमें बहुत सारे पौधे हैं, और ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे बड़ा, सबसे छोटा यही है, ठीक। चलिए, यहाँ अनेक पुष्प, पदम और ये सब मिलते हैं, फूल यहाँ पे मिलते हैं। ऐसे ही फूलों की घाटी को ढूंढने का श्रेय फ्रैंक स्मिथ को जाता है। फ्रैंक स्मिथ, तो फ्रैंकली कोई आदमी यहाँ पे घूमने गया था, उसने यहाँ पे देखा फूल 1931 में, तो उसी को इसका श्रेय दिया जाता है कि इन्होंने ही इसको सर्च किया है। और लगभग 250 प्रकार की किस्में या उसके बीज वो अपने साथ भी ले गए। फ्रैंक स्मिथ की बुक है द वैली ऑफ फ्लावर, तो वैली ऑफ फ्लावर जो हम बोलते हैं वो वहीं से हम ड्राइव करते हैं, ठीक। यहाँ पे क्या मिलता है? गुलदार भी मिलेगा, कस्तूरी मृग, हिमालयन भालू, ये सब मिलता है। रिवर मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक। राजा जी नेशनल पार्क 1983, तो देखिए 82 में ये बने थे, 83 में ये बना है। ये 820 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जबकि आपका कॉर्बेट कितने में था? कॉर्बेट 520 में था। तो सबसे बड़ा कौन सा होता है? सबसे बड़ा अभी देखते हैं, गंगोत्री तो नहीं है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा गंगोत्री है, ठीक है, गंगोत्री ही है सबसे बड़ा। चलिए, तो ये दूसरे नंबर पे आता है।
दूसरे पे ही आता होगा ना राजा जी, हाँ राजा जी दूसरे नंबर पे आता है, तो काफी बड़ा है ये भी। ठीक, यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के पक्षी वक्षी, लेकिन आपको एक याद रखना है कि ये हाथियों के लिए फेमस है। ठीक, हाथी के लिए फेमस है। यहाँ पे अगर आपसे रिवर पूछता है तो देखो मैं आपको एक बार मोटा मोटा इसका रिवीजन कराता हूँ। देखिए एक आइडिया आपको लग जाएगा। गोविंद कहाँ है? गोविंद इधर है, किसके लिए है? स्नो लेपर्ड के लिए, स्नो लेपर्ड। तो इसके पास में ही है गंगोत्री। अब गंगोत्री आप याद रखो सबसे बड़ा है, मैक्सिमम है इसका एरिया। ये भी किसके लिए फेमस है भाई? यहाँ स्नो लेपर्ड है तो इधर भी ये भी स्नो लेपर्ड के लिए है। तो स्नो लेपर्ड के लिए सरकार ने भी बहुत सारे इनिशिएटिव चलाए हैं, जैसे सिक्योर हिमालय, सिक्योर हिमालय ये इनिशिएटिव चलाया 2017 में, किसके लिए? स्नो लेपर्ड को बचाने के लिए। ठीक, ऐसे ही स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन प्रोग्राम ये भी चालू किया गया। ठीक, ऐसे ही स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर, संरक्षण केंद्र बनाया गया। कहाँ पे? वो भी आपका गोविंद में ही बनाया गया। ठीक, तो इस वाले रीजन में रहते हैं, गोविंद आपका यहाँ पे ज्यादा काम होता है। रिवर कौन सी निकलती है? तो रिवर यहाँ से देखिए टोन्स, ये टोन्स, ये यमुना, तो उस घाटी में है। यहाँ से गंगोत्री, तो आपसे पता है आपको भागीरथी निकल के जाती है। देन आपका राजा जी, तो राजा जी से तो गंगा ही निकल के जाती है। कोरबेट से रामगंगा, रामगंगा, और एक और है सोना नदी, सोना नदी, इसी के नाम पे सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है यहाँ पे। ठीक है, सोन नदी या सोना नदी जो भी बोलते हैं, सोन नदी। तो 1 2 3 4, 4 ये हो गए। और वैली ऑफ फिलार और नंदा देवी, यहाँ से कौन सी रिवर जाती है मैंने आपको बता दिया। ठीक, ये कंप्लीट हुआ। अब ये कंप्लीट हुआ तो हम चलते हैं जल्दी से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और देख लो आप एक बार, फिर हम वन्य जीव अभयारण्य, अभयारण्य आपने हिस्ट्री पढ़ी है, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा वेद, वेद के बाद उपवेद, उपवेद के बाद ब्राह्मण, फिर उपनिषद, ब्राह्मण के बाद आरण्यक था, आरण्यक, फिर उपनिषद। ठीक, तो ये क्या है? तो मीन्स ऐसा था, सिंपली आप समझो कि देखिए वेद किताबें लिखी हुई हैं, संस्कृत में है, बहुत टफ है, हर किसी की समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके कि इसका उच्चारण कैसे हो, पढ़ा कैसे जाए, उसके लिए उपवेद, उसकी रियल प्रोसेस के तहत ये लिखा गया। फिर उसके बाद कि भाई उसके बाद भी समझ में नहीं आए तो टीचर, ब्राह्मण एक टीचर के रूप में थे कि वो आपको समझाएंगे, इलेबोरेट करेंगे, बताएंगे, उसका पाठ करेंगे। कुछ ऐसी बात है कि भाई ब्राह्मण भी नहीं समझा सकता। ठीक, तो आपको अरण्यक, कि अरण्यक मतलब क्या? जंगल, कि आपको जंगल में जाके कुछ रहस्यों को खुद समझना पड़ेगा। तो अरण्यक क्या होते हैं? जंगल। अब वहीं से शब्द है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, मीन्स अभयारण्यक। तो ये जंगल ही है, ये जंगल ही है अभयारण्यक। तो अरण्यक ही है, लेकिन थोड़ा सा पशुओं के लिए है, मीन सबके लिए है एक तरीके से। ठीक, सन 1955 में गोविंद वाला बना। यहाँ पे देखिए गोविंद नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक ही है, लेकिन आपको पता चला कि उसी में से कन्वर्ट होती है। ठीक, ये उत्तरकाशी जिले में है, कोई दिक्कत नहीं, और हिम तेंदुओं के लिए है, बाकी इससे अलग कुछ याद नहीं रखना। केदारनाथ, तो आपको मैंने बताया था, देखिए 1972 में बनी केदारनाथ, 72, फिर इधर 86, 1986 86, 87 इधर आएगा, ये कौन सी रहेगी, और 88 विंसर, विंसर 1988, 86 के बाद 1987 में सोना नदी। तो 1 2 3 4, 4 तो ये हुई, 4 हुई, एक है मसूरी वाली 5, किस नाम से है? विनोग माउंटेन क्वेल के नाम से। तो 1 2 3 4 5 हो गई। अभी भी आपकी 2 बच रही हैं। एक कौन सा है इसमें? एक आपका है ननघोर, यहाँ पे, ये 2012 में बनी। तो 6, 1 2 3 3 4 5 6, एक और बचती है, एक ये है ना, ये सारी है।
अब इसमें थोड़ी थोड़ी ये इन्फॉर्मेशन आप देख लो कि केदारनाथ किसके लिए है, ये भी मस्क डियर के लिए है। बस इतना पॉइंट आपको याद रखना है, ये जो केदारनाथ है ये भी मस्क डियर के लिए, क्योंकि अस्कोट के पास है या उसी लैटिट्यूड पे है, तो मस्क डियर के लिए है। कस्तूरी मृग इसको बोलते हैं, ठीक। बाकी आपको कुछ नहीं याद रखना, चमोली और रुद्रप्रयाग के बॉर्डर पे है, वो मैंने पहले आपको मैप बनवाया है। ऐसे ही आपको अस्कोट तो 1986 में बनी थी, किसके लिए? मस्क डियर के लिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और सबसे ज्यादा कस्तूरी मृग यहीं पाए जाते हैं। ऐसे ही सोना नदी, ये 87 में बनी। सोना नदी देखिए इधर है, ये पास में ही है, ये कॉर्बेट के ऊपर है, ठीक है। वो ऊपर क्या, कॉर्बेट से ही टच है, उसी का पार्ट है, ठीक। यहाँ पे क्या मिलेगा, जो कॉर्बेट में मिलेगा वही मिलेगा। विंसर 1988 में अल्मोड़ा में है, ठीक है। मसूरी 1993 में। और मसूरी को ना माउंटेन क्वेल भी बोलते हैं। माउंटेन क्वेल क्या होती है? बटेर, आपने नाम सुना है बटेर? बटेर, बटेर को बोलते हैं, इसीलिए बटेर के नाम पे ही है। बहुत छोटी है, सबसे छोटी शायद यही होगी मसूरी, ठीक है। 1993 में मसूरी देहरादून जिले में आती है। और नंधौर ये कहाँ पे है? ये आपके इस वाले रीजन में है, नैनीताल में, नंधौर नदी के आसपास, उधम सिंह नगर के बॉर्डर पर ये यहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो गोविंद का देखिए कब बनी, 95 सॉरी 55 72 86 7 80, वो मैंने आपको बता दिया। इसमें एक चीज देखो, सबसे छोटी कौन सी है? तो सबसे छोटा मुझे ये मसूरी वाला ही दिख पा रहा है, ठीक है। 11 है, 10 या 11 है बस। तो सबसे छोटा मसूरी, सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा तो इसमें मुझे दिख पा रहा है केदारनाथ है। केदारनाथ ये चोपटा पूरा वहां तक फैला हुआ है, ठीक। तो केदारनाथ है। केदारनाथ से और थोड़ा सा छोटा अस्कोट है, तो अस्कोट भी काफी बड़ा है, दूसरे नंबर पे अस्कोट आता है। सारा नहीं याद रखना, बस आप ये दो याद रख लो, ठीक। चलिए, विंसर अल्मोड़ा में है। तो ये आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हुई। चलिए, नेशनल पार्क सबसे बड़ा कौन सा था? तो गंगोत्री था। सबसे छोटा कौन था? वैली ऑफ फ्लावर, ठीक है। याद रहेगा, इतना याद रखना, सबसे बड़ा सबसे छोटा। अब ये जो कंजर्वेशन एरिया है, जैसे आसन वेटलैंड, तो आसन वेटलैंड तो रामसर साइट है, ये आपको पता है देहरादून में, ठीक। झिलमिल, झिलमिल ताल ये कहाँ है? हरिद्वार में है, मैंने आपको बताया था, बारासिंगा के लिए है। पावलगढ़ ये कहाँ है? नैनीताल में है। ऐसे ही नैना देवी हिमालयन वर्ल्ड कंजर्वेशन रिजर्व ये कहाँ है? ये भी नैनीताल में ही है, ठीक। अभी कंजर्वेशन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? आसन। आसन कब बना? 2005 में, और इसको 2020-21 में शायद रामसर की लिस्ट में शामिल किया गया। इकलौती साइट है जो रामसर में है, उत्तराखंड से। चलिए, अब चलते हैं, ये जो दिया हुआ है इसको मैं आपसे बताता हूँ क्या है। आप इस चीज से समझो कि यार 2012 में नंधौर, ननघोर, नंधौर, ठीक है। इंग्लिश हिंदी में थोड़ा सा अंतर आता है लिखने में और बोलने में। नंधौर, ठीक, इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई। इसके बाद बताइए कौन सा नेशनल पार्क बना है, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी है उत्तराखंड में? कुछ नहीं बना है। तो असल में होता क्या है, आप एक चीज समझो, दो तरह से आप बायोडायवर्सिटी का कंजर्वेशन करते हो। एक है इन सीटू, इन सीटू, और दूसरा है एक्स सीटू, है ना। मान लीजिए कि यार आपको पता चला कि यार इस जंगल में या फिर यहाँ पे बहुत बड़ा कोई हादसा है, बहुत सारे लोग यहाँ पे परेशान है, बीमार है, तो सरकार क्या जाएगी, सीधे वहां पे कैंप लगाएगी, और कैंप लगा के कई दिन तक वहां रखेगी, और उनकी फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करेगी, ठीक कर देगी। तो मीन्स जहाँ पे जो लोग हैं, लोग वो ज्यादा हैं, तो उनके लिए टीम पूरी उनके पास पहुंच जाएगी। अगर किसी क्षेत्र में एक या दो लोग हैं, तो उनके लिए क्या पूरी टीम जाएगी? नहीं, उनसे बोलेगी यार हम एम्बुलेंस भेज देते हैं, आप आइए बैठ के इसमें, और हॉस्पिटल में आ जाइए सरकारी, हम ठीक करके भेज देंगे। वैसे ही इसमें है इन सिटू, कि भाई जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, हमें उनका जो कंजर्वेशन है वो उसी में करना है, वहीं जाके सारी फैसिलिटी उनको उनके घर पे प्राकृतिक आवास पे देनी। जबकि एक्सिटू क्या है कि यार एक काम करो, एक एम्बुलेंस लगाओ, वहां पे भेजो, उससे उठा के लेके आओ, हमारी जो लैब बनी हुई है हम उस लैब में उसको बचाएंगे, रखेंगे, और एक तरह से हम आर्टिफिशियली कोशिश करते हैं उस प्रजाति को बचाने की, रखने की। तो एक्स2 क्या है? एक्स2 आपको जहां पे आप हो वहां नहीं, वहां से उठा के दूसरी जगह जहां सरकार को लगता है कि सही है, वहां पे आपका संरक्षण किया जाता है, वो एक्स2 है। तो ये जितने एग्जाम्पल थे 2012 तक, आप देखो इन सिटू के हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दी, जहां पे जो मिल रहा है, नेशनल पार्क बना दिए, बायोस्फीयर रिजर्व बना दिए। लेकिन 12 के बाद से
सरकार ने इस पे काम करना बंद कर दिया है, ये कम कर दिया है। क्यों? आप यार एक चीज समझो, उत्तराखंड है उत्तराखंड में लगभग 70% तो यार फॉरेस्ट यही है, वन ही है। ऊपर यहाँ पे ये पूरा बंद रहता है, यहाँ पे बर्फ है, तो फिर एरिया बचा कहाँ उत्तराखंड में? अगर सब चीज फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बनाती जाएगी, नेशनल पार्क डिक्लेयर करती जाएगी, तो फिर जगह कहाँ बची? कोई उद्योगपति आएगा कैसे? क्यों आएगा? क्यों भाई आपने यहाँ पे बना दिया है राजा जी, मुझे यहाँ पे फैक्ट्री लगानी है, यहाँ पे आवाज होगी, फिर एनवायरमेंटलिस्ट बोलेंगे कि नहीं नहीं इस वाइल्ड लाइफ को खतरा हो रहा है, आप यहाँ से हट जाइए, तो मुझे हटना पड़ेगा। तो उस वजह से फिर इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे नहीं। तो सरकार ने सोचा कि यार देखो 12 तक ठीक ठाक हमारे यहाँ कंजर्वेशन है, हमने कर दिया, अब हमें कंजर्वेशन तो रखना है। भाई जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट है या फिर जो पर्यावरण को देखती है उत्तराखंड में, वो खाली थोड़ी बैठ जाएगी। तो उसने बोला कि यार चलो ये तो काम हो गया, अब हम एक्सी2 की तरफ चलते हैं कि चलिए कुछ अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट बना देंगे, कुछ ऐसे बोटेनिकल गार्डन्स, जू, ये सब बनाते रहेंगे जिसमें हम दिखाते रहें कि भाई हम ऐसे भी कंजर्वेशन कर रहे हैं। अदरवाइज फिर लोग सवाल उठाएंगे कि यार 12 से लेके आज 26 चल रहा है, आप 14 साल में आपने कुछ नहीं किया है। तो धीरे धीरे कभी कोई सेंटर बना देगी कहीं पे, कुछ भी नहीं तो पोलिनेटर पार्क बना दिया, और कुछ नहीं तो लाइकेंस के लिए एक पार्क बना दिया, एरोमा पार्क बना दिया, सुगंधित पौधों का एक पार्क बना दिया। ठीक, मतलब कुछ भी अब बनाती रहेगी। क्यों? उसे दिखाना है कि यार कुछ ना कुछ हम कर रहे हैं। फालतू में आपकी जो टेंशन है वो बढ़ा देती है। आप कहाँ तक इतने याद करोगे कि क्रिप्टोग्राफिक पार्क कहाँ है, कहाँ है? देहरादून में है, चक्राता में है, हल्द्वानी, ऐसे पूछेगा परेशान करेगा आपको। तो ये आपके सवाल थोड़े से टफ बनाने के लिए ये काम कर रहे हैं, फिर भी हमें देखना है, तो एक एक करके देख लेते हैं कौन कौन से हैं। चलिए एक सेकंड, अब इसमें देखिए कौन कौन से हैं, इतना तो याद किसी को नहीं रहेगा। आपको क्या करना है, मैं कुछ लिखवा रहा हूं इसमें, इसमें से जो बाद में चर्चा में रहेंगे, न्यूज में रहेंगे, सरकार कुछ और बनाती है, वहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे पूरा करवाना है इसलिए लिखवाना है आपको। चलिए देखिए, पहले तो आप इसी में देख लो, गोविंद वल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान। तो हाई, गोविंद वल्लभ पंत, जीबी पंत हाई ऑल्टीट्यूड, हाई ऑल्टीट्यूड, ये एक कंजर्वेशन सेंटर समझ लीजिए, 1995 में बना। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? नैनीताल। ठीक, किसके लिए है? कि आपको साइबेरियन टाइगर, लेपर्ड, जंगली सीवेट, ठीक है, भेड़िया, इन सबको बचाने के लिए। ऐसे ही जैव सुरक्षित क्षेत्र और विश्व धरोहर, इस पे भी काम हो रहा है। भारत सरकार ने उत्तराखंड के चमोली, बागेश्वर तथा पिथौरागढ़ जिलों में फैले 5860 वर्ग किलोमीटर में नंदा देवी जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र 1988 में की। तो बायोस्फीयर रिजर्व ये हमने देख लिया कब बना है। ठीक, वन्य जीव बोर्ड, वाइल्ड लाइफ बोर्ड, ठीक, 1972 का जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है उसकी धारा 6, उसके तहत यहाँ पे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट बनता है या बोर्ड बनता है। उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। जो भी मुख्यमंत्री होंगे वो उसके अध्यक्ष रहेंगे। ऐसे ही सेंट्रल लेवल पे पीएम रहेंगे, है ना। चलिए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, एनसीटीए, उसके हेड कौन होंगे? पीएम साहब होंगे। ठीक, तो बस इतना ही है इसमें। चलिए इसको भी एक बार देख लो, फिर मैं आपको कराता हूँ। 1972 में केदारनाथ किस लिए स्टैब्लिश की गई है? कस्तूरी मृग के लिए। 1972 में मेहरुड़ी में कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। कहाँ? मेहरुड़ी। ऐसे ही कांचुला खर्क 82, चमोली, यहाँ भी चमोली में 1982 में भी काम किया गया। और 1986 में पिथौरागढ़ में अस्कोट बनाई गई। ऐसे ही 1991-92 में टाइगर वॉच योजना स्टार्ट की गई और हिम तेंदुओं के लिए स्नो लेपर्ड योजना भी की गई। लेकिन वो पुराना नहीं पूछेगा, पूछेगा सिक्योर हिमालय किस लिए या किस एनिमल से रिलेटेड है या किस चीज से रिलेटेड है, तो कंजर्वेशन ऑफ स्नो लेपर्ड या फिर प्रोटेक्शन, प्रमोशन और इन सब चीजों के लिए। ये हुआ कुछ। अब इंस्टीट्यूट लिखो यार, है ना, इंस्टीट्यूट लिख लेते हैं, फिर आपके नेशनल या फिर ये जो आंदोलन बचते हैं उसको देखो। देखो हल्द्वानी, पहला लिखो हल्द्वानी। हल्द्वानी, हल्द्वानी में क्या है? तो हल्द्वानी में एक तो जू पार्क है, एक पोलिनेटर पार्क भी है, पोलिनेटर पार्क है, ठीक है, जू है, पोलिनेटर पार्क है, और एक रामायण पार्क भी बनाया इन्होंने, रामायण पार्क।
नॉर्मल पार्क भी बना देते हैं, जैसे मालसी वाला है डियर पार्क, वैसे ही कुछ भी बना देंगे। अब इसको ना लिस्ट को आप और इस तरीके से रखना, क्योंकि इसमें और भी एडिशन हो सकते हैं। ठीक, आगे देन आपका लाइकेन के लिए है। लाइकेन एक पार्क है, कहाँ? मुंशियारी में, तो मुंशियारी लिख लो। मुंशियारी कहाँ है? मुंशियारी पिथौरागढ़ में है क्या? पिथौरागढ़ में ही है। यहाँ पे लाइकेन्स के लिए, कवक के लिए लाइकेन पार्क ये बनाया गया। चलिए जल्दी से लिख लेते हैं। ऐसे ही कुछ हर्बल गार्डन भी है। हर्बल गार्डन, हर्बल गार्डन कहाँ है? एक तो ऋषिकेश में है, ऋषिकेश में है, एक ऋषिकेश में है, जागेश्वर में है और माणा में है। ऋषिकेश, जागेश्वर और माणा। माणा, माणा कहाँ है? चमोली, जागेश्वर, अल्मोड़ा। ठीक, चलिए एक सेकेंड। कोई एप्लीकेशन, ठीक है, ये काम तो हो गया है। चलिए ठीक है, तो हर्बल गार्डन, हर वन लिख लिया मैंने, हर्बल। हर्बल, हर्ब्स को क्या बोलते हैं? ऐसे हिमालयन स्पाइस, स्पाइस मसाले वाला गार्डन, हिमालयन स्पाइस गार्डन भी है। कहाँ है? रानीखेत में। तो हिमालयन स्पाइस गार्डन कहाँ है? रानीखेत। अब भाई स्पाइस के लिए क्यों? स्पाइस के लिए कुछ स्पाइसेस मिलती हैं क्या उत्तराखंड में? हाँ मिलती तो है यार। जखिया आपने सुना है? जीरे जैसा जो होता है जखिया, जीरे का तड़का लगाते हैं, जीरा यूज करते हैं, वैसे ही जखिया होता है। ऐसे ही इसकी चटनी वटनी में भी इसको डालते हैं, जखिया। तेजपात मिलता है, तेजपात भी मिलता है, इलायची भी मिल जाती है पिथौरागढ़ में, इलायची पिथौरागढ़। ठीक है, तो मसालों को बचाने के लिए इन्होंने एक ये भी बनाया हुआ है। ऐसे ही क्रिप्टोमेटिक गार्डन, क्रिप्टोग्राफी के क्रिप्टोमेटिक, क्रिप्टोमेटिक तो इसमें जो बिना बीज वाले पौधे हैं उसको बचाने के लिए कहाँ? चक्राता में। चक्राता कहाँ है? डीडीएन में, देहरादून में ही आता है। ठीक है, तो एक ये है। देन आपका ऑर्चिड कंजर्वेशन सेंटर, ऑर्चिड बागान भी तो होते हैं ना, ऑर्चिड कंजर्वेशन सेंटर कहाँ है? चमोली। चमोली, चमोली का भी एक कोई स्थान है इसमें, क्या नाम है? मंडल घाटी, मंडल घाटी में ये। ठीक, मंडल घाटी। देन आपका हिमालयन बोटेनिकल गार्डन खुरपा ताल में, नैनीताल में। तो हिमालयन बोटेनिकल गार्डन कहाँ है? खुरपा ताल, खुरपा, खुरपा ताल कहाँ है? नैनीताल में। ठीक, देन जू आपको पता है कि यार एक तो हल्द्वानी में है, हल्द्वानी में तो कहाँ है? गोलापार में है जू, गोलापार, गोला नदी जाती है ना, तो गोला नदी के जो पार वाला क्षेत्र। ऐसी एक जू आपका देहरादून में भी है, मालसी डियर पार्क में। पहले इसका नाम मालसी था, 2016 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? जू पार्क। ठीक, चलिए देहरादून जू कर दिया गया, देहरादून जू। तो देहरादून जू पूछेगा तो देहरादून ही लगाओगे। देन आपका ऑर्नामेंटल हब्स, ऑर्नामेंटल कौन से होते हैं? सौंदर्य वाले, ऑर्नामेंटल, ऑर्नामेंटल गार्डन या फिर पार्क कहाँ है? ऑर्नामेंटल है आपका गोपेश्वर, चमोली में, गोपेश्वर, चमोली।